हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट के एक और वर्टिकल को आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एग्जीबिशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इवेंट मैनेजमेंट इज अ वेरी वास्ट फील्ड। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट उससे पहले थोड़ी सी इंसाइट दे दूं। द एग्जीबिशन इंडस्ट्री इन इंडिया is a rapidly growing sector catering to a wide range of industry including automobile, healthcare, textile, agriculture and more. It refers to trade shows, fair, conferences and other events organized to bring together buyer seller under one roof. जैसा कि आप देख सकते हो, एग्जीबिशन का सोल पर्पस है बायर और सेलर को एक ही रूफ के अंदर लाना। आप ये भी देख सकते हो कि एग्जीबिशन की इंडस्ट्री बहुत वाइड रेंज की है। वी हैव ऑटोमोबाइल, वी हैव हेल्थ केयर, वी हैव टेक्सटाइल, वी हैव एग्रीकल्चर। आप पर्टिकुलरली किसी भी चीज की बात करो, पर्टिकुलरली कोई भी चीज देखो, प्लास्टिक पकड़ो, कील पकड़ो या मार्बल्स पकड़ो, यू हैव एग्जीबिशन फॉर एवरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन मार्केट। सो दिस इज अ वाइडली गोइंग सेक्टर जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, उसी के बारे में हम और बेहतरी से समझेंगे। Exhibition in India has been growing steadily and is expected to continue growing rate of 7 to 8% per year. Mind it guys, it is 7 to 8%. So it is a growing industry which has been growing rapidly by each passing day. Whereas we can have a growth according to report of EY, an exhibition industry is expected to grow 800 crore by 2021. So we are basically in 2024. ये डेटा 2021 का है after corona, which says that exhibition is growing at the rate of 9.2%. ऐसा किस लिए? What are the basic reasons why exhibition is growing so much in India? India globalization की तरफ बढ़ रहा है। Our government is currently promoting Make in India campaign. It's so अच्छे लेवल कि आप अब इंडिया में ही बहुत सारी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, एंड एज यू कैन सी लॉज ऑफ राइजिंग एंटरप्रेन्योर व्हिच इज गिविंग ए बूम टू एग्जीबिशन इंडस्ट्री। बिकॉज जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी मार्केटिंग बहुत कॉमन लेवल में नहीं होती। आप अक्सर इनकी मार्केटिंग रोज एड्स नहीं देखोगे, आप किसी पाइप का या किसी बोल्ट का या स्क्रू का ऐड नहीं देखोगे, आप किसी सर्जिकल इक्विपमेंट, आप किसी मेडिकल इक्विपमेंट का ऐड नहीं देखोगे। दीज आर नॉट कॉमन प्रोडक्ट्स विच हैज बीन एडवर्टाइज्ड। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को कहां बेचना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म कहां से आएगा? बिकॉज दीज आर दोज प्रोडक्ट विच आर ओनली मेड व्हेन इट इज डिमांडेड। सो नेचुरली ऐसी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए वी प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म। एग्जीबिशन इन सब के लिए एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म बन के सामने आता है। एज यू कैन सी, दिस इज अ कोट बाय केशमा चपकेवाल सोल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड। इनका कहना है इकोनॉमिक टाइम्स में कि इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री वाज वैल्यूड 3675.95 million in 2022 and is expected to see a tremendous growth of current decade. Exhibition industry are critical lever for the economy, and with India being fastest growing economy, exhibition play a key role in setting up international trade and bringing in FDI. FDI का मतलब आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एग्जीबिशन एक तरीका है where global audience come to that and they see confidence in our own manufacturers. जब एग्जीबिशन होता है तो बेसिकली इसका एजेंडा यही होता है कि इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया जा सके। जो भी इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है उसको एक ग्लोबल तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जा सके। इसीलिए whenever there is an exhibition we invite foreign delegates and foreign companies to participate so that they can see the potential in our India और यहाँ पे आके पैसा इन्वेस्ट कर सकें। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से अफेक्ट करता है। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी इवेंट तीन तरह से इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। वन इज कल्चर, वन इज एनवायरनमेंट, अदर इज इकोनॉमिकली। सो इन इवेंट इट इज इकोनॉमिक बूम इन इंडिया। Show and sell, Indian exhibition market set to fire up in 2023. Exhibition trade fair contribute $325 billion in global economy. You can see this is the Week magazine का एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है 27 दिसंबर 2022 को कि exhibition market is all set up to fire in 2023 and it actually did. It contributed to great economy
in India. As you can see, exhibition industry is growing rapidly day by day. 2017 plus professional trade fair which takes place every year in India, 8% की एनुअल ग्रोथ के साथ 25,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर इवेंट एग्जीबिशन इंडस्ट्री ने किया है. जब आप एग्जीबिशन इंडस्ट्री की बात करते हो तो इनका एज अ ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा है. लेट्स टॉक अबाउट सम स्टैटिक एंड ट्रेंड्स इन इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री. जैसा कि आप देखते हो, इंडिया इज द वर्ल्ड 9th largest market of exhibition with around 800 industry player and market size of USD 2.1 billion. The sector is expected to grow at the rate of 8 to 10% over next few years. Mumbai, Delhi, Bangalore are the top cities for hosting exhibition in India. The automotive and medical sector are the major contributor to the industry growth in country. Digitization and advancement in technology are the revolutionizing the exhibition industry in India. As you can see, this static says कि आने वाले समय में exhibition market किस तरह से exponentially grow करने वाला है. आप समझ सकते हैं कितनी opportunity आपको मिल सकती है, provided you have a right knowledge about the exhibitions. GDP growth, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी event के effects होते हैं direct and indirect. आप देख सकते हो एग्जीबिशन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है इंडिया को थ्रू जॉब क्रिएशन एंड जीडीपी ग्रोथ. द एग्जीबिशन इंडस्ट्री इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 7 to 8% पर ईयर. दैट इज इंडीड अ सिग्निफिकेंट नाइस ग्रोथ. According to report of EY, the Indian exhibition industry is expected to grow to rupees 23,800 crores by 2021. That's a rate of 9.2%. In 2018, the exhibition industry attracted over 2.5 million visitors. That's indeed a huge amount. 2.5 million is a huge crowd. अगर ओवरऑल आपके एग्जीबिशंस पे इतने सारे लोग विजिट कर रहे हैं तो इमेजिन अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग इन इंडिया. India is becoming an increasingly popular destination for international exhibition organizers. Reason why? Growing entrepreneurship, Make in India campaign. आप देखोगे यूपी में गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इतना सपोर्ट कर रही है. दे आर एक्सपोनेंशियली डूइंग सो ग्रेट इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशंस. आप हर दिन नोएडा में एग्जीबिशन सेंटर में कोई ना कोई एग्जीबिशन होता देखोगे. सो दीज आर ऑल पार्ट एंड एफर्ट्स टेकन टू ग्रो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री. दैट्स व्हाई एग्जीबिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनके पास सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है जहां ये अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं. What is the need of exhibition? ये एग्जीबिशन करता कौन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको एक सिंपल टर्म में समझते हैं. सपोज करिए, इमेजिन कीजिए, there is a group of certain business owners like you sitting here. You all are event managers. आप सब मिलके कॉमन लोगों का चुनाव करते हो और एक एसोसिएशन फॉर्म करते हो जो आपके वेलफेयर के लिए काम करती है. उस एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? उस एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव है आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन देना, आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना. दूसरा, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, काम में अक्सर आपको इशू आते हैं. इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में तो बहुत सारे इशू हैं, वेंडर इशू, लॉजिस्टिक इशू, पेमेंट इश्यूज. तो ऐसी सूरतों में दिस पर्टिकुलर बॉडी जो एसोसिएशन फॉर्म की गई है उसका काम होता है कि वो सामने आके उस पर्टिकुलर एसोसिएट या मेंबर कंपनी की मदद करे. तीसरी है बिजनेस अपॉर्चुनिटी. दे ट्राई टू गिव देम मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मोर क्रिएटिव थिंग्स बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन एंड होल्डिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम डे टू डे बेसिस. इसी प्रकार इवेंट मैनेजमेंट के लिए जो हम एसोसिएशन की बात करते हैं, दैट इज IMA, जो एक सोल एसोसिएशन है ऑल इंडिया इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इवेंट मैनेजर को नए नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के साथ एजुकेट करना, प्लस उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और अलग अलग ग्लोबल रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना. देख सकते हो, द ट्रेड शो एंड एग्जीबिशन आर बेसिकली सेंट्रिक टू सेगमेंट्स व्हिच इज B2B एंड B2C. B2B इज बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है जहां आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लेके उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचते हो. सो इट जनरेट्स बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस. एंड अदर सेक्टर इज B2C where buyer make the product and directly gives to the customer. That is B2C. उसके एग्जाम्पल इस प्रकार है, like industry specific exhibition which is Auto Expo
and Indian machine tool exhibitions, these do not cater to the common public. आप यहाँ नॉर्मल लोग नहीं देखोगे. You will never find normal people here. क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं. These are only for those people who are willing to generate business या कुछ शुरू करना चाहते हैं. आप इमेजिन कीजिए अगर आपको ये चेयर मोल्ड करनी है, उसको शेप देना है, तो देयर इज अ पर्टिकुलर ऑपरेशन विच इज कॉल्ड मोल्डिंग प्रोसेस. अब ये मोल्डिंग करने के लिए टेक्निकल सीएनसी के लिए मशीन्स की जरूरत होती है, हैवी इक्विपमेंट. आपने देखा होगा जितने सारे ये कार के पार्ट्स बन रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, दीज आर बेसिकली डिजाइन्ड इन हैवी मशीनरी. ये मशीनरी आपको रोज मार्केट में जाके नहीं मिल सकती, या आप चाहो कल इसको जाके खरीद लो, नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल, बिकॉज इट इज बेसिकली मेंट टू क्रिएट मोर प्रोडक्ट्स और डेवलप मोर बिजनेसेस. इसी प्रकार certain exhibition which are basically meant for consumers, which are consumer expo like book fair, like wedding expo, जहां आप जाके कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो, अगर आपको पसंद आया तो आप उसको परचेज कर सकते हो. ऐसी जगहों को कहा जाता है कंज्यूमर फेयर्स, जो बेसिकली बहुत पॉपुलर है बी टाउन, ए टाउन, सी साइन सिटी में. आप देखोगे कंज्यूमर फेयर, बचत बाजार, इस नाम से बहुत सारे मेले लगाए जाते हैं, which particularly are significant to small exhibitions. Then there are some specific exhibition promoting certain culture and heritage like Taj Mahotsav, Aurangabad Festival. These are basically festival and exhibition created to promote tourism or the culture of that particular state, whichever is mentioned here. Then there are international exhibition which is for international buyer. ऐसा नहीं है कि हमारी मशीनें जो इंडियन मैन्युफैक्चर बना रहे हैं सिर्फ इंडिया में यूज हो रही है. नाउ इंडिया इज बिकमिंग अ वेरी ग्रेट एक्सपोर्टर. एज यू नो, कोरोना के बाद हमने बैन इन चाइनीज प्रोडक्ट लाया था, जिसके परिणाम ये हुए कि इंडिया का जो एंटरप्रेन्योर मार्केट है बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है. नाउ वी नीड इंटरनेशनल बायर सो दैट दे वो आके प्रोडक्ट खरीदे और हम प्रोडक्ट बाहर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाए. द स्टैटिक्स इंडियन exhibition market in USD 2.9% CGR के हिसाब से बढ़ रहा है. This is basically a simple data which explain किस तरह से आपका डायवर्सिफिकेशन है, किस तरह से आपके एग्जीबिशंस हैं. जैसे B2B यहाँ लिखा हुआ है, B2C यहाँ पे है. 2026 तक इसकी कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, which is in USD $1 million mentioned here. Plus there is a mixed hybrid which is a integration of both the exhibitions here. हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका B2B भी हो रहा है, आपका B2C भी हो रहा है, आपका कंज्यूमर भी डायरेक्ट आके चीज खरीद रहा है, आपका बिजनेस डेवलपर भी आके अपना प्रोडक्ट खरीद रहा है. सो दिस इज बेसिकली अ मिक्स हाइब्रिड, जो एक सेफ तरीका निकाला है टू इंश्योर कि आपका ज्यादा लॉस ना हो. B2B रिफर टू द कंपनी प्रोवाइड गुड्स और सर्विस टू अदर बिजनेस रादर देन कंज्यूमर्स. जैसा कि मैंने कहा, कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी चीज, मशीनरी या पार्ट या रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है तो वो B2B कैटेगरी में आता है. सिमिलरली जब वो कंपनी किसी कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना के डायरेक्टली सेल कर रही है तो वो B2C में आता है. उसका सिंपल एग्जाम्पल है FMCG कंपनीज. वो आपके लिए दूध पैक करके मैन्युफैक्चर करके लाती हैं, बट जो रॉ मटेरियल है वो कहीं और से प्रोक्योर करती हैं. जो मशीनरी है वो किसी और ने बनाई है, वो फाइनली क्या करते हैं, प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं और आपको प्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली हर स्क्रू, हर बोल्ट, हर चीज अपने पास ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. दे सिंपली हैव द डिजाइन, दे डू हैव एन असेंबली लाइन, और वो सारी चीजें मिनिममली छोटे छोटे वेंडरों से, थर्ड पार्टी वेंडर से प्रोक्योर करते हैं. जैसे बोल्ट हो गए, गियर्स हो गए. डू यू नो आनंद गियर? आनंद गियर एक कंपनी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंपनी जिसके सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होते हैं गियर्स. आप ट्रक्स में गियर देखते हो, कार में देखते हो, ये सिर्फ आनंद गियर ही मैन्युफैक्चर करती है, बढ़ रही है. सिमिलरली हाइब्रिड एग्जीबिशन जो वर्चुअली एक फ्लेक्सिबल चीज के लिए बनाए हैं, जिसमें B2B कस्टमर भी है, B2C कस्टमर भी है. यू हैव समथिंग फॉर अदर पीपल लाइक बुक फेयर, मैन्युफैक्चरिंग, राइटिंग फेस्टिवल्स. ये सब चीजें क्या होती हैं कि कंज्यूमर को एक अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, बस बढ़ाने के लिए यू यूजुअली इनवाइट पीपल जो सेगमेंटेड नहीं है. लाइक ऑटो एक्सपो इज द परफेक्ट एग्जांपल. आपने देखा होगा ऑटो एक्सपो होता क्या. ऑटो एक्सपो में कोई कार बेच रहा है? नहीं, आप कोई कार जाके वहां नहीं खरीद सकते. दे आर प्रेजेंटिंग देयर फ्यूचर मॉडल.
दे आर प्रेजेंटिंग देयर फ्यूचर मॉडल। आप पवेलियन देखोगे, जो भी कार है, कॉन्सेप्ट्स कार है, वो वहां पे प्रेजेंट करते हैं सो दैट कि कंपनी कैन कम एंड बाय इन बल्क। आप देखोगे इंटरनेशनल विजिटर्स आ रहे हैं, कार लॉन्चेस हो रहे हैं। पहले 4 से 5 दिन ऑटो एक्सपो के आर बेसिकली मेंट फॉर दोज पीपल हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस। आप बाकी 5 दिन नॉर्मल लोगों के लिए, अब ये इतना फैंटेसाइज हो चुका है ड्यू टू कार एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बाइक। आप जानते हो इंडिया में कार और बाइक का कितना क्रेज है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर ऑटो एक्सपो शो। नहीं तो आप देखोगे इसमें कम से कम 5,000 से 6,000 कंपनीज एंसिलरी जो पर्टिकुलर छोटे छोटे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है वो तक डिस्प्ले करती है। सच ए ह्यूज मार्केट। ये जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनीज है वो देयर आर वेरी फ्यू इन नंबर्स, बट आप देखोगे इन सब का इतना ज्यादा वास्ट वहां पे डिस्प्ले अवेलेबल है। आप अलग अलग चीज प्रोडक्ट बनाते हो, अलग अलग चीजें बनाते हो। सिमिलरली इन एग्रीकल्चर, पुणे में लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपो होता है विच इज कॉल्ड किसान। ये हर साल होता है। It deals in all the problems related to agriculture। आप देखेंगे महाराष्ट्र के दूर दूर से किसान इस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए आते हैं, जो 1 हफ्ते का होता है मुल्शी में, पुणे के पास एक जगह है। इट इज वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट एग्जीबिशन जहां सबसे ज्यादा किसानों की गैदरिंग होती है। आप कौन सी अब्रॉड कंपनी नहीं देखोगे, चाइनीज कंपनी, जापानीज कंपनी, दे आर गिविंग ऑल द सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा रेवोल्यूशन है आजकल, तो ड्रोन का इन्वॉल्वमेंट भी है। सो फॉरेन कंपनी हु आर प्रिपेयरिंग डोर, दे आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन एग्जीबिशन सो दैट कि दे कैन एक्सपैंड देयर मार्केट। और हर कंपनी के लिए एग्जीबिशन एक मार्केट एक्सपैंड करने का बहुत अच्छा एंड इजी वे है। जब आप किसी एग्जीबिशन की बात करते हो तो बेसिकली एग्जीबिशन का रेवेन्यू सिस्टम समझने की जरूरत है। एक एग्जीबिशन पैसा कैसे कमाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जीबिशन होस्ट करना समटाइम इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव जॉब। इसमें काफी पैसा लगता है। अगर आप सपोज करें किसी ग्राउंड में इतने सारे कंपनीज को जगह देना to maintain that facility, it's an expensive job. Plus to promote it in different level, it incurs money. क्योंकि हर चीज में अगर आप कुछ करो जहां प्रमोशन इन्वॉल्व है, जहां सेटअप इन्वॉल्व है, वहां खर्चा होना ही होना है। So उसी प्रकार हम यहाँ समझेंगे कि एक एग्जीबिशन पैसे कैसे कमाता है। एग्जीबिशन का बेसिक रेवेन्यू स्ट्रीम है एग्जीबिटर फीस। एग्जीबिटर कौन होता है? एग्जीबिटर बेसिकली वो इंसान है जो अपना प्रोडक्ट लेके उस पर्टिकुलर एग्जीबिशन में आया है सो दैट ही कैन जनरेट मोर बिजनेस। दैट पर्टिकुलर गाय वो अपना एग्जीबिटर के साथ एक एग्रीमेंट बनाता है जिसके अंतर एग्जीबिटर उसको एक स्टॉल या प्रीमाइसेस ऑप्शन ऑफर करता है। whatever rate card they have decided, जो भी रेट उनका चल रहा हो, it depends upon square feet और randomly stall sizes पे, उसको प्रोवाइड करता है जिससे वो अपना स्टॉल सेटअप कर सके, अपना प्रोडक्ट वहां डिस्प्ले कर सके। इट्स बेसिकली अ डिस्प्ले एरिया जो एग्जीबिटर फीस में आता है। दूसरा है स्पॉन्सरशिप फीस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सपोज करें कि अगर बिल्डर्स की कम्युनिटी का एग्जीबिशन चल रहा है तो कौन एक ऐसी चीज है जो हर बिल्डर को बहुत जरूरत है उस चीज की, वो क्या है? दैट इज सीमेंट। यू नो, पर्टिकुलरली जब ऐसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसोसिएशन या गैदरिंग होती है तो जो पोटेंशियल जिसके ग्राहक हैं वहां पे, वो वहां हमेशा आना चाहता है, स्पॉन्सरशिप के लिए पिच करता है। अगर बिल्डर एग्जीबिशंस है तो नेचुरल सी बात है हर बिल्डर को बनाने के लिए, लगाने के लिए सीमेंट की जरूरत होगी। सीमेंट प्लस उसको घर खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक की जरूरत होगी। तो जनरली आप देखोगे एग्जीबिशन के थ्रू प्रमोट करती है हर वो कंपनी जिसका कहीं ना कहीं उससे तार जुड़ा हुआ है। सो दे गेट ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ फीस थ्रू स्पॉन्सरशिप। एग्जीबिशंस में बहुत सारे सेमिनार्स एंड बहुत सारे वर्कशॉप होल्ड किए जाते हैं जिसके लिए अगेन यू गेट ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप। प्लस देयर इज एंट्रेंस फीस दैट दे चार्ज। बेसिकली जो वर्क रिलेटेड एग्जीबिशंस होते हैं जहां उन्हें पोटेंशियल बायर्स की जरूरत होती है, वो बेसिकली चार्ज होते हैं। चार्ज इसलिए, उसका रीजन ये है सो दैट दे कैन अप्रोच द जेन्युइन बायर, जिसको जरूरत होगी वही एग्जीबिशन में एंट्री करेगा। प्लस इट इज ऑल्सो अदर पार्ट ऑफ गेनिंग इनकमिंग। पैसा कमाने का ये एक और जरिया है। यू एग्जीबिटर फीस लगाओ या ना लगाओ, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो मोस्टली जो कंज्यूमर फेयर होते हैं
उनमें जब आपको ज्यादा फुटफॉल चाहिए होता है तो आप एग्जीबिटर या एंट्रेंस फीस नहीं लगाते। और यूजुअली जहां आपको चाहिए कि स्पेसिफिक क्राउड हो, आप एक एज रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हो, आप एक रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हो कि नॉर्मल क्राउड आपके पास ना आ सके, ऐसी जगहों पे आप एंट्रेंस फीस चार्ज करते हो। वो डिपेंड करती है अफोर्डेबिलिटी पे, आपका कैसा एग्जीबिशन है, किस लेवल का है। इंटरनेशनल लेवल का है तो यूजुअली चार्जेस थोड़े हैवी रहते हैं, नेशनल लेवल का है तो सब्सिडाइज चार्जेस रहते हैं, सिटी लेवल का है तो मे बी इट कैन बी फ्री फॉर एवरीबडी और इट कैन बी चार्ज अ वेरी नॉमिनल प्राइस विच इज 50 रुपीज और 100 रुपीज। प्लस किसी भी एग्जीबिशन में देयर आर प्लेंटी ऑफ सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड। जैसे कि अगर आप कोई एग्जीबिटर के साथ कोई पर्टिकुलर स्टॉल खरीदते हो तो वो पर्टिकुलर एक सेट ऑफ चीज देता है आपको। लाइक सपोज अगर आपने एक स्टॉल खरीदा तो उसके साथ बेसिकली एक टेबल और 2 चेयर्स आते हैं और प्लस फ्यू लाइटिंग्स। अगर आपको एडिशनल किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको वो चार्जेबल होती है। Then there are other facilities like housekeeping facilities, cafeteria facilities, there are electric facilities, there are plenty of things that are being offered by different vendors in exhibitions. So आप समझ सकते हो कि अगर आपको टीवी की रिक्वायरमेंट है तो एक स्पेसिफिक वेंडर है, आपको चेयर्स की रिक्वायरमेंट है तो स्पेसिफिक वेंडर है, आप हर सर्विसेज का चार्ज करते हो। इनफैक्ट जब आप किसी एग्जीबिशन में आते हो तो पार्किंग का भी चार्ज होता है, प्लस आप कैफेटेरिया में कुछ खा रहे हो तो उस चीज का भी चार्ज है। तो इनफैक्ट अगर आप किसी को स्टॉल दे रहे हो तो आप उससे भी चार्जेस एक्वायर कर सकते हो, जिससे आप एक एग्जीबिशन को बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही इंजॉयबल बना सकते हो। लेआउट, लेआउट बेसिकली क्या है? लेआउट इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन एग्जीबिशन। आपने कभी कोई फ्लैट परचेज किया? यूजुअली अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हो या आप किसी सोसाइटी में फ्लैट खरीद रहे हो तो बिल्डर आपको सबसे पहले एक सैंपल फ्लैट दिखाता है। उस सैंपल फ्लैट में आप ये विजुलाइज करते हो कि आपका घर कैसा दिखाई देगा, उसका एंट्रेंस कैसा होगा, उसकी बालकनी कैसी होगी, उसके रूम स्पेसिंग कैसे होंगे। सो ये जो सैंपल फ्लैट है उसी तरह हर एग्जीबिशन में एक लेआउट होता है जो किसी भी एग्जीबिटर को ये दिखाता है कि उसकी पोजीशनिंग कहां होगी, वो अपना प्रोडक्ट कहां बेचेगा, कहां लगाएगा, कहां उसका स्टॉल मिलेगा, किस तरह से पब्लिक का फ्लो होगा। दैट बेसिक कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लेआउट। A proper layout for exhibition is crucial to their success. Importantly बात ये नोट करने की है, लेआउट ही ये बताता है कि आप कितना एरिया कवर कर सकते हो, कितना एरिया यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे उसको स्मूथली फ्लो कर सकते हो। सो व्हाट ऑल, ये जो सारी चीजें होती है कॉन्सेप्ट बेसिस में ऑन द पेपर पहले होती हैं, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड पर जाने से पहले। Exhibition are often aimed to creating a unique experience for attendee with a plethora of interactive elements and a stunning visual design. सब कहने का मतलब है जब आप किसी एग्जीबिशन में आते हो, आपने दुकानों को देखा होगा, कोई भी नॉर्मल दुकानदार है अपनी दुकान को बहुत अच्छी तरह सजाता है, बहुत ही शानदार मैनिक्विन्स लगाता है। ऑब्जेक्टिव इज दैट टू अट्रैक्ट मोर आईबॉल्स। सो उसी प्रकार जब आप किसी यूनिक थीम या किसी कॉन्सेप्ट में काम करते हो या किसी एग्जीबिशन जाते हो, यूजुअली आप ये पॉपुलर ट्रेंड देखोगे आपका महाराष्ट्र में, बिकॉज देयर इज अ वेरी लार्ज पॉसिबिलिटी ऑफ हाउसेस। ये आपके जो बिल्डर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी बनाते हैं, सेलते हैं, क्योंकि बिकॉज आपके पास लैक ऑफ लैंड है। सो आप देखोगे कि बिल्डर जब कोई एग्जीबिशन करता है तो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही स्टनिंग डिजाइन बनाता है, बिकॉज ये एक तरह से उनका दिखाने का तरीका है कि वी आर वेरी केपेबल, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर वेरी एफिशिएंट। तो इंसान की सिंपल साइकोलॉजी को ये टैप करते हैं। बढ़िया सा शानदार सा सेट बनाया, एक्सपेंसिव खर्चा किया, लाउंज बनाई, देन कस्टमर जाता है, फील करता है ओ वाओ, ही फील्स लाइक सुपर्ब। इनफैक्ट कहीं कहीं तो दे इवन स्टार्टेड मेकिंग सैंपल फ्लैट एज वेल। आप ये विटनेस करोगे जब आप ट्रैवल टूरिज्म का शो देखोगे। अगर आपने कभी ट्रैवल टूरिज्म का शो देखा है, इट इज मार्वली स्टनिंग। डिफरेंट स्टेट से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट कंपनी है जिनके गेस्ट हाउसेज हैं, बोट हाउसेज हैं। दे एक्चुअली ड्रॉ एंड ट्राई टू गिव देम दैट फील इन दैट पर्टिकुलर स्टॉल। आपका दिल्ली में एग्जीबिशन हो रहा है, कोई केरल का टूरिज्म वाला आएगा, बड़ा अच्छा हाउस बोट बनाएगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि आप केरला में हो। That is the power of exhibition, the amount of money that has been spent. So इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लेआउट डिजाइन करो तो आपने बहुत जरूरी चीजों का ध्यान देना है। लेआउट असिस्ट
in directing the attendees flow throughout the exhibition, leading them to explore all the offering. अगर आप किसी एग्जीबिशन का देखोगे, इट इज अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस. अगर आप कहीं से शुरुआत करते हो तो फ्लो ऐसे डिजाइन करना चाहिए सो दैट कि जो भी आप एग्जीबिशन में ऑफर कर रहे हो, जो भी पर्टिकुलर स्टॉल वहां पार्टिसिपेट कर रहा है, हर किसी के पास आपका जो कस्टमर है वो जाए, एटलीस्ट जाए नहीं तो देखे तो सही. A good layout helps in avoiding overcrowding, congestion in improper area. So it is very important. As per the government norm and international standard, there should be a gap of 4 feet in 2 stalls. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यूजुअली हाई टाइम्स में जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इट लेड टू ओवरक्राउडिंग और स्टैम्पिड होने का खतरा होता है. सी जहां ज्यादा क्राउड है, हल्की सी भगदड़ भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है. सो यू हैव टू इंश्योर देयर इज अ प्रॉपर फ्लो विद सर्टेन गाइडलाइंस दैट यू हैव टू फॉलो. सो देयर आर समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एन एग्जीबिशन, डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ एन एग्जीबिशन. आप कभी भी एग्जीबिशन डिजाइन करते हो या बनाते हो, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है. स्टे ट्रू टू द थीम. अगर आप पर्टिकुलरली कोई थीम ले रहे हो और एग्जीबिशन, यू एक्चुअली हैव टू स्टे ट्रू टू द थीम. अगर आप फूड फेस्टिवल कर रहे हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी घुसा दोगे तो भी कोई वर्चुअली कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एक्सक्लूसिविटी नहीं रह जाएगी. सो ट्राई टू बी ऑलवेज ऑनेस्ट. अगर बिल्डर एग्जीबिशन है तो मेक श्योर यू हैव ऑल द बिल्डर फैटर्निटी अवेलेबल देयर. ऑटोमोबाइल है तो हर ऑटोमोबाइल गाड़ी या प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए. उसी प्रकार आपको यू हैव टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्लो. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंस ऑफ फ्लो. आप देखोगे जब हम किसी डेवलप कंट्रीज में जाओगे तो दे सिस्टमैटिक प्लान द एंटायर सिटी. वजह यह है कि कंजेशन ना हो. इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह आप हर साल भुगतते ही हो. बरसात में आप देखते हो कंजेशन भर जाता है, पानी भर जाता है, कचरा आता है, बिकॉज वी हैव वेरी इम्प्रॉपर प्लानिंग. वी डोंट हैव सिस्टमैटिक फ्लो एंड ड्रेनेज सिस्टम फॉर आवर वाटर डिस्पोजल. तो इसी वजह से आपको एक सेंस ऑफ फ्लो क्रिएट करना है जिससे इंसान इजीली मूव आउट कर सके. ऑप्टिमाइज विजुअल कम्युनिकेशन. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विजुअल साइनेजेस का बहुत प्रयोग करें. जैसे कि विजुअल साइनेज मेरा मतलब है स्टॉप, आइल बी, स्टॉल बी, वॉशरूम, फायर एग्जिट. दीज आर आवर विजुअल ब्रांडिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जितना आप देखिए, पढ़ने से ज़्यादा लोग साइनेज को समझते हैं. आप देखोगे ट्रैफिक में भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आप साइन बोर्ड्स देखते हो, बिकॉज एक साइन के बहुत सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं. तो इसलिए पर्टिकुलरली आपको ये ध्यान रखना है कि योर exhibition has got proper amount of branding and signage system so that in case of any kind of emergency लोगों को पता हो किस ओर से निकलना है, किस ओर से जाना है. दूसरा है प्रोवाइड दम ए क्लियर नेविगेशन. इसका मतलब ये है यू एक्चुअली हैव टू गिव दम ए, देखिए डिपेंड करता है हर डिफरेंट एग्जीबिशंस में. कोई बड़े आप इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशन में जाओगे तो आप देखोगे दे गिव यू विद अ ब्रोशर एंड अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच गिव्स यू द एंटायर डिटेल. आप हर जगह देखोगे इन्फॉर्मेशन काउंटर्स लगे हुए हैं, काफ़ी जगह आप देखोगे लोग बैठे हुए हैं, हेल्प डेस्क हैं, सो दैट दे कैन टेल यू कहाँ जाना है, कैसे जाना है. वो क्या करता है, एक क्लियर नेविगेशन हैसल फ्री क्रिएट करता है. एंड यूजुअली जब आप लार्ज एक्सटेंसिव इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन कर रहे हो तो ये बहुत बड़े और बहुत टाइडिंग प्रोसेस होता है. एक्सपेरिमेंट विथ इंटरैक्टिव डिस्प्ले. दिस इज अगेन सी कोई भी कंपनी क्या करती है, जैसे आप देखोगे टाटा अपनी कॉन्सेप्ट कार लॉन्च कर रही है. यूजुअली वो कार मार्केट में आई नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रोटोटाइप और अ कॉन्सेप्ट कार. उसका एक्चुअल मॉडल कैसा होगा वी डोंट नो, बट क्या है टू क्रिएट इंटरैक्टिव डिस्प्ले. दिस क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंग द क्राउड. आप इमेजिन कीजिए आप ये सब चीज़ दिखा रहे हो वर्चुअली, जो लोगों के बीच में एक्साइटमेंट जमा करती है. तो जितना आपका स्टनिंग विजुअल होगा, जितना आपका अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव आपका स्टॉल होगा, उतना ही चांसेस है कि कस्टमर आपके एग्जीबिशन या आपके स्टॉल में आएंगे. क्रिएट एन इफेक्टिव फ्लोर प्लान. ये बहुत जरूरी है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अ फ्लोर प्लान ऑफ एग्जीबिशन इज ब्लूप्रिंट और बैकबोन ऑफ एन इवेंट. Adequate design of the floor plan will ensure smooth traffic flow throughout the exhibition, minimum congestion, and offer maximum exposure to all the exhibits, which is very important. जितने भी आपके एग्जिबिटर्स हैं, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए हैं, they are your customers. ये आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन इवेंट मैनेजर कि उनको प्रॉपर डिस्प्ले और प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो.
The floor plan should be include detailed measurement starting from the position of entrance, registration area, main exhibition and interactive display. कहने का मतलब है जब आप कोई लेआउट तैयार करते हो तो उसमें आप डिटेल फ्लोर प्लान बनाते हो। एग्जीबिशन कहाँ से स्टार्ट होगा, कितना फ्लोर साइज है, कितने स्टॉल्स हैं, क्या मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है, कैफेटेरिया कहाँ है। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी अ वेरी सिंपल स्टॉल लेआउट विच हैज बीन डिजाइन। आप देख सकते हो यहाँ से इसकी एंट्री है एंड यू कैन सी ये जो एरियाज मार्क्ड हैं कलर साइज के हिसाब से, ये साइजेस हैं, ये साइजेस के हिसाब से अपने कलर मार्क किए हुए हैं। आप देख सकते हो जो ऑफ और थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिस पर्टिकुलर एरिया क्रीम कलर का इट्स 8x8, दिस पर्टिकुलर ब्लू एरिया इज 10x8 एंड दिस पर्टिकुलर बिग एरिया इज 16x14। सो बेसिकली ये साइजेस के ऊपर ये प्राइस डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा प्राइस और जितना पीछे स्टॉल उतना कम। अब यूजुअली क्या है, जो फर्स्ट हॉल में है इनको मैक्सिमम एक्सपोजर मिलेगा, इसलिए जो फ्रंट में स्टॉल साइज हैं वो काफी प्राइसी होते हैं रादर देन पीछे। यूजुअली जब आप सिमिलर स्टॉल साइज देखोगे तो ये पर्टिकुलरली एक ही प्राइस रेट के होते हैं और थोड़े से कम एक्सपेंसिव होते हैं। एज यू कैन सी ये एक और एग्जीबिशन डिजाइन है जिसमें आपको दिख रहा है दिस पर्टिकुलर ब्लू मार्क स्टॉल विच इज 35.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है, it's premium. Then you can see 8.3, then 7.3, 6.3, 5.4, 5.3, 5.2. So ये जितने भी साइजेस हैं आप डिस्प्ले कर सकते हो, देख सकते हो। तो होता क्या है, जब आप एग्जीबिशन प्लान कर रहे हो या डिजाइन कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर लेआउट डिजाइन करते हो और एग्जीबिटर के पास लेके जाते हो कि सर देखिए ये हमारा एग्जीबिशन है, फला फला दिन होने वाला है, पर्टिकुलरली आप अपना एरिया चूज कर लीजिए कौन सा आपको एरिया सूट करता है। अब वो अपनी एक्सपेंस, अपनी इकोनॉमी, अपने टर्नओवर और अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपनी जगह चूज करेगा। अगर कोई बड़ा पोटेंशियल कस्टमर है या क्लाइंट है तो प्रीमियम में जाएगा, अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है तो वो कोशिश करेगा कि उसको स्मॉल स्केल में पोजीशन मिल जाए। एज यू कैन सी दिस लेआउट हैज गॉट इंटायर डिटेल ऑफ एन एग्जीबिशन, इट कैन गो फर्दर स्पेसिफिक up to specific measurements. As you can see ये जो हॉल है ये इमटेक्स फॉर्मिंग 2014 का है जिसका फिजिकली मैं पार्ट रहा हूं। I was the hall director for hall number A which has got around 75 to 80 exhibitors. आप इमेजिन कर सकते हो जो आप लेआउट देख रहे हो यहाँ दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है, इट्स एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज ऑफ 4 फुटबॉल ग्राउंड्स। Imagine 4 football grounds, that's so huge and these are specifically designed by a designer. You can see there are plenty of marks over there. आप ये हर मार्क का कुछ ना कुछ सिंबल है। There is a chart also which states कि क्या इसके पोजीशनिंग है क्या, क्योंकि जब आप यूजुअली हैवी एग्जीबिशन या बड़ी मशीनरी का एग्जीबिशन करते हो दे रिक्वायर लॉट ऑफ पावर। ये आम बिजली के घर की पावर से नहीं चलते हो, दे एक्चुअली रिक्वायर ह्यूज केबल्स, अंडरग्राउंड लेइंग, प्लस उनमें जो पेट्रोल डीजल खर्च होता है, रेसिड्यू जो वेस्ट जाता है, दैट इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली वेरी हाई। सो आप देख सकते हो बड़ा सिस्टमैटिक प्लानिंग बनाया है। इट हैज बीन डिजाइन बिकॉज स्पेस का डिजाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एवरी सिंगल कॉर्नर इज possess a value, इन सबका प्राइस है। आप स्क्वायर फीट पे रेट बदल जाते हैं, लाख 1.5 लाख का फर्क हो जाता है। फिलहाल जिस एमटेक्स में बात करता हूं इस पर्टिकुलर में तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है कि भैया हमें इतना स्टॉल साइज चाहिए, फिर ये लोग प्रोसेस करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, सबको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आपको स्टॉल साइज प्रोवाइड करेंगे। सो इट इज देयर विल कि आपको कितना स्टॉल साइज देना है। ये नहीं कि आपने कहा कि मुझे दे दो भाई मेरा पैसा है, ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज ए पर्टिकुलर एसोसिएशन। इसका काम है हर उस मशीन टूल इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर या बिजनेस वाले को हेल्प करना, ग्रो करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा साइनेजेस का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जीबिशन टू बी सक्सेसफुल। फर्स्ट इज पार्किंग, यू हैव टू हैव अ फैसिलिटी फॉर एडुकेट पार्किंग। अगर आपके पास पार्किंग फैसिलिटी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कस्टमर वहां आने से कतराएगा, बिकॉज पार्किंग नाउडेज इज वेरी इशू। इसलिए यूजुअली एग्जीबिशन किसी 5 स्टार होटल या किसी लॉन में किए जाते हैं या किसी बड़े ग्राउंड में किए जाते हैं, सो दैट यू हैव एन एडुकेट अमाउंट ऑफ पार्किंग फैसिलिटी। देन आई टोल्ड यू रजिस्ट्रेशन डेस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन करना
किसी भी कस्टमर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है द टाइप ऑफ क्लाइंटल दैट यू आर हैविंग, प्लस जो डेटाबेस आप कलेक्ट करते हो यू कैन प्रोवाइड इट टू योर एग्जीबिटर सो दैट दे कैन यूज इट इन ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस। क्योंकि डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखता है किसी भी कस्टमर के लिए। अगर आपकी दुकान में कोई आया और आप उसका डेटाबेस या फॉलोअप रखते हो तो जरूर चांसेस हैं कि वो आज आपका कस्टमर नहीं बना पर आने वाले टाइम में कभी बन सकता है। इसीलिए आप जाते हो कि किसी दुकान में या किसी इंश्योरेंस को बाय करने बार बार आपको फोन करते रहेंगे, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू परस्यू यू या कन्विंस यू कि यार खरीद लो खरीद लो खरीद लो। एट द एंड आप या तो लाज शर्म के मारे या उनकी कन्विंसिंग के कारण चीज खरीद ही लेते हो। सो आपको ये रखना जरूरी है। मस्ट एंड इंपॉर्टेंट इज टॉयलेट, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड एन एक्सेस फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट्स। ये होना बहुत जरूरी है। सैनिटाइजिंग, क्योंकि आपके एग्जीबिटर हैं, आपके कस्टमर हैं, अगर कोई अनहाइजीनिक एरिया वहां एक्सपोज्ड एरिया रहेगा तो ये आपके एग्जीबिशन और आपकी इमेज को बहुत खराब देगा। तो यू हैव टू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टॉयलेट। वैसे इन सब चीजों का सॉल्यूशन भी है। वी हैव मोबाइल टॉयलेट फैसिलिटीज, वी हैव डिस्पोजेबल टॉयलेट्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग। अगर आप सिस्टमैटिकली करना चाहते हो तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग दैट यू कैन डू। प्लस देयर आर डायरेक्शन बोर्ड, जैसा कि मैंने कहा, यू हैव टू गिव देम प्रॉपर डायरेक्शन बोर्ड, किस तरह जाना है, क्योंकि एग्जीबिशन आर समटाइम लाइक कंफ्यूजिंग। आप इमेजिन कीजिए हर चीज का एक ही तरह का डिजाइन है, हर चीज का एक ही फ्लो है। आप कभी कभी भूल जाते हो कि आप एक्चुअली हो कहां। और कभी आप प्रगति मैदान या इमटेक्स या बेंगलुरु एग्जीबिशन सेंटर देख रहे होगे तो दिस आर वेरी ह्यूज सेंटर्स। आदमी कंफ्यूज हो जाए, सुबह निकले शाम को आए, दैट आर समटाइम। तो ऐसा होता है कि आप पूरा एग्जीबिशन एक दिन में घूम भी नहीं पाते, इतने बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं। दूसरा है कैफेटेरिया, क्योंकि जो बड़े एग्जीबिशन है पूरा दिन जा रहा है तो ऑब्वियसली यू माइट रिक्वायर समथिंग टू फीड योर स्टमक, है ना, लंच करने के लिए। ये आप देखोगे एग्जीबिशन में, हैवी एग्जीबिशन में आपके पास हर पर्टिकुलर फूड ब्रांड होती है। डोमिनोज होता है, इडली वड़ा सांबर बिरयानी छोले भटूरे, सारे इंतजाम किए जाते हैं सो दैट कि आदमी भूखा ना रहे, आदमी इंजॉय करे। बिकॉज उसको क्या, अगर वो थक जाएगा, उसको भूख लगेगी तो उसको पता चलो कुछ पी के वो रिफ्रेश हो जाएगा, देन ही कैन कंटिन्यू डूइंग वर्क, टेंशन नहीं रहती है। दूसरी चीज है इंफॉर्मेशन काउंटर, जिसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा चुकी है। जब आप ओवर क्राउड, एक लार्ज क्राउड से डील करते हो तो उनके सवाल, उनके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी सूरतों में क्या होता है कि हमारे जो प्रोफेशनल एग्जीबिशंस होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन काउंटर बने होते हैं, जहां आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कोई प्रोग्राम से रिलेटेड या कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, तो दे विल असिस्ट यू इन दैट पर्टिकुलर थिंग। प्लस देयर आर ISO सर्टिफिकेशंस। अगर जितना आप बेहतर करते जाओगे उतना आप अच्छा कर सकते हो। दिस इज बेसिकली अ सर्टिफिकेशन व्हिच इंश्योर दैट कि आपका एग्जीबिशन बहुत सेफ है। क्योंकि जब आप किसी आउटडोर में सेटअप लगा रहे हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ इश्यूज दैट कैन अकर। फायर एक्सटिंग्विशर आप AC यूज कर रहे हो, दैट कैन बी अ फायर हैजार्ड, दैट कैन बी अ स्टैम्पेड, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ थेफ्ट। सो इंश्योर दैट यू हैव टू क्रिएट सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो आपको ये बताते हैं कि सारी चीजें ऑन द मार्क एंड एब्सोल्युटली इन प्लेस है, सो दैट कि आपको कोई तकलीफ ना हो। लेआउट समझने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉल एंड ए बेयर स्पेस। सबसे पहले हम ये समझते हैं एक स्टॉल क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है जिसको पर्टिकुलरली हम एक स्टॉल कहते हैं। इसे स्टॉल क्यों कहा जाता है, उसके कुछ रीजन है। एक तो ये फैब्रिकेट होता है, इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है एंड इजी टू असेंबल एंड इजी टू डिसअसेंबल होता है। आप पर्टिकुलरली जब पर्टिकुलर पिक्चर को देख रहे हो, इस पैनल्स को कहा जाता है ऑक्टोनॉम पैनल्स। ऑक्टोनॉम पैनल्स इसलिए कहा जाता है, जो पर्टिकुलर रॉड है इसके 8 हिस्से हैं, इसके 8 पर्टिकुलर कोने हैं जहां आप स्लाइड करके इस पर्टिकुलर पैनल को फिट कर सकते हो। इस पैनल की लेंथ 1 फीट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कहे कि इस चीज को कैलकुलेट करो तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। आप इन पैनल्स को गिनोगे और आपको इसका साइज पता चल जाएगा। सो जैसे कि आप, मैं गिन रहा हूं 1 2 3 1 2 3, तो दिस पर्टिकुलर स्टॉल साइज इज फॉर 3x3। इसी प्रकार अगर ये पैनल बड़े हो तो आप इसमें वेरिएशन ला सकते हो। हर पर्टिकुलर पैनल स्टैंडर्ड साइज का होता है और 7 फीट हाइट का होता है। और इस पर्टिकुलर फ्रंट एरिया को जो आप देख रहे हो इसे कहा जाता है फेशिया। फेशिया का अर्थ है जो फ्रंट है, जिसमें आपकी कंपनी का नाम है या स्टॉल नंबर है, व्हाटसोएवर यू वांट टू पुट, इट इज द फ्रंट फेस व्हिच गिव्स यू आइडेंटिटी। क्योंकि यहाँ क्या ब्रांडिंग आपकी यहाँ लगी होगी, बट जब आदमी एंटर करेगा तो आपका फ्रंट फेशिया देखेगा। दीज आर ऑल PVC पैनल।
इनके लिए एक एलन की आती है जो पर्टिकुलरली स्पेशली इसके जो मजदूर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके पास एक की होती है, वो सटा सटा के की को फिट करते हैं और आप कितने भी स्टॉल बना सकते हो। सो आप इसको कॉमनली देखोगे जहां भी आप एग्जीबिशन देखोगे और स्मॉल साइज के स्टॉल देखोगे तो दिस ऑक्टोनॉम पैनल इज अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन। दूसरा है ओपन स्पेस। उसी प्रकार जब आप किसी फ्री स्पेस की बात करते हो, जैसे कि आपने कोई प्लॉट खरीदा एक बंगला बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया को फ्री स्पेस कहा जाता है, जिसके अपने हिसाब से आप पर्टिकुलरली स्टॉल डिजाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें तो स्टैंडर्ड फिटिंग्स है, बट एक स्टॉल में आप अपने हिसाब से एरिया बना सकते हो, अपने हिसाब से चीजों को डिस्प्ले कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट कहां लगाना है, लाउंज कहां बनाना है, क्या डिजाइन होना चाहिए, दिस यू कैन डिजाइन। ये स्टैंडर्ड रहता है, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, ज्यादा क्रिएटिविटी का कोई चांस नहीं है। ज्यादा आप इसमें फ्लेक्स लगा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, एक आध टेबल में डिस्प्ले कर सकते हो। वेयरएज इन ओपन स्पेस यू हैव फुल फ्रीडम टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज। और जब फ्री स्पेस की बात आती है तो एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टॉल डिजाइनिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो अगेन एग्जीबिशन का सब पार्ट है और ये इवेंट मैनेजर्स के लिए एक गोल्डन बूम साबित होता है। आप यकीन मानेंगे, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, मैंने उनको स्टॉल डिजाइनिंग से इंट्रोड्यूस किया एंड दे आर डूइंग वंडर्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। क्योंकि यह डिजाइन करना, इट्स बेसिकली डिजाइनिंग एंटायर सेट और एंटायर हाउस, एंड आपको हर चीज का ध्यान देना पड़ता है। In today's world, exhibition and trade show have become a very essential platform for businesses to showcase their product and services. This event provide an opportunity for business to connect with potential customer, generate leads, and increase brand awareness. For businesses in the stall fabrication industry, exhibitions are crucial element for their business strategy and a survey. यू इमेजिन, जैसा कि मैंने कहा, आप जितना बढ़िया स्टॉल डिजाइन करोगे, जितना बढ़िया पोटेंशियली आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओगे, उतना कस्टमर आपके बारे में जज करेगा और उतना आपके लिए लॉयल होने की कोशिश करेगा। हो स्टॉल डिजाइन से मेरा अर्थ है कि आपको पर्टिकुलरली किसी भी प्रोडक्ट को लेके या किसी भी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट हो उसको नज़र में रख के या उसको फोकस में रख के उनके लिए एक पर्टिकुलर स्टॉल डिज़ाइन करना जहां उनका प्रोडक्ट अच्छे से डिस्प्ले हो सके। यूजुअली होता क्या है, जब आप किसी कंपनी को अप्रोच करते हो, स्टॉल डिज़ाइनिंग कंपनी किसी कंपनी को अप्रोच करती है तो वो बेसिकली उनके बजट के अनुसार एक स्टॉल डिज़ाइन करती है। दिस इज़ बेसिकली अ डिज़ाइन स्टॉल, जिसका एक ब्लूप्रिंट समझिए, जो हर एंगल से दिखाया जाता है, क्लाइंट को समझाया जाता है कि बॉस आपका स्टॉल ऐसा बनेगा, इसमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ यूज होगा, इसमें यहाँ सीटिंग होगा, यहाँ होगा। दिस गिव्स एन क्लियर आइडिया टू अ कस्टमर कि उसका स्टॉल कैसा बनेगा। उसके बेसिस में जब डिज़ाइन सेलेक्ट हो जाता है, इस पर्टिकुलर स्टॉल को बनाने की सर्टेन कॉस्टिंग है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें ग्लास का यूज़ हुआ है, इसमें चेयर्स का यूज़ है, इसमें प्लाई का यूज़ है, इसमें बहुत सारे मेटल एंगल्स का यूज़ है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग विच इज़ बीन यूज्ड। इट्स बेसिकली अ सिविल वर्क दैट हैज़ बीन डन हियर। देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, देयर इज सर्टन एंगल। ये सब बेंडिंग वेंडिंग की जानकारी आपको होनी चाहिए इफ़ यू आर वेंचरिंग इनटू अ स्टॉल डिज़ाइनिंग। प्लस आपको फैब्रिक्स की, आपको फ्लेक्स की, आपको वुड मटेरियल की, आपको पीवीसी पैनल्स की, जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो स्टॉल्स या मटेरियल्स की, उतना अच्छा है आप एक स्टॉल बेच पाओगे और कॉन्सेप्चुलाइज कर पाओगे। जैसा कि देख सकते हो, समटाइम्स स्टॉल्स आर वेरी ह्यूज, इनको बनाने में ही काफ़ी खर्चा आता है। सो आपको पर्टिकुलरली जो भी स्टॉल हो, जिसके हिसाब से भी हो, उसको डिज़ाइन दिखाना पड़ता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज जब आपके साथ कोई सैंक्शन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जब कोई आप स्टॉल बनाते हो तो इट्स ऑलवेज अ टेक्निकल डिज़ाइन which have to be displayed in a graph. I guess graph is a very simplest option जो मैथ के लिए यूज होता है to specify certain areas। तो एक जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है उसमें देख सकते हो कि आपको हर चीज का साइज बड़ी स्पेसिफिकली मेंशन है कि उसकी हाइट कितनी होगी, उसका सीटिंग एरिया कितना होगा, उसका पैंट्री कितना होगा, उसका डिस्प्ले एरिया कितना होगा। दिस इज डन देन ओनली अ कस्टमर और एक एग्जीबिटर फाइनल करता है कि हाँ भैया मेरा स्टॉल ऐसा बनना चाहिए। These are certain few example, जैसे छोटे स्टॉल भी बनाए जाते हैं प्री फैब्रिकेटेड, इनमें भी मटेरियल यूज होते हैं। यू कैन यूज फ्लेक्स ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट्स बजट। बेसिकली आप डिसाइड करते हो कि कैसा स्टॉल उसको ऑफर करना है। एंड बिलीव मी, दिस अप हैड गॉट इमेंस पोटेंशियल।
You cannot imagine. Stall fabrication business have a great potential for growth in exhibition industry. With the rise of new industry like e-commerce and unique shopping, there is increased demand for unique and engaging offline experience. I told you, these offline experience can never go out of the market. क्योंकि ये जरूरी है. हम इंसान आर सोशल एनिमल. वी वांट कि हम किसी से मुखातिब हो सके, बातचीत करें, सोशलाइज कर सकें. सो ऐसी केसेस में एंगेजिंग एंड ऑफलाइन एक्सपीरियंस बहुत ही काम आते हैं. बिजनेस इन स्टॉल फैब्रिकेशन कैन लेवरेज दिस डिमांड बाय क्रिएटिंग इनोवेशन आई कैचिंग स्टॉल दैट ड्रॉ अटेंशंस. आप जितना अच्छा डिजाइन, जितनी अच्छी क्रिएटिविटी सोच सकते हो, जितना अच्छा दिमाग लगा सकते हो, जितना अच्छा क्लाइंट को सर्विस कर सकते हो, उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा स्टॉल बनाते हो. एंड बिलीव मी, इट्स अ वेरी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड वेरी कट टू कट बिजनेस. आपने प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर को दिया, कस्टमर से पैसा ले लिया. यूजुअली मार्जिन्स कैन गो अप टू 40%. Plus you have to know how to use the material, how to reuse the material. एक मटेरियल प्लाई यूजुअली लॉन्ग टाइम चलती है. पेंट किया, दूसरे कलर दूसरी का पैनल में यूज कर लिया. मेटल कैन बी मोल्डेड, कैन बी ब्राउन. दीज आर सर्टेन थिंग दैट कैन बी रीयूज्ड एजेस बाय एजेस. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉल डिजाइनर, दे हैव ह्यूज गो डाउन. क्यों? क्योंकि इतना मटेरियल जमा कर लेते हैं, उसको रिसोर्स करते हैं. दे हैव गॉट 4 सोफाज आल्सो, पैंट्रीज आल्सो, एवरीथिंग. बिकॉज ये सब क्या है ना, माल बराबर यूज होता रहता है, ये खराब नहीं होता. जस्ट लाइक पेरिशेबल प्रोडक्ट्स. रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट. Stall fabrication business can generate revenue through booth rentals, custom stall design and other ancillary services. Coffee shops, coffee machines, hostages. There are plenty of things that exhibitors को जरूरत पड़ती है. Depending upon the size and scope of the exhibition, stall fabrication business can generate significant revenue from a single event. जैसा कि मैंने कहा, एक एग्जीबिशन बहुत सारे लोगों का पेट भरता है. There are plenty of people who are working for an exhibition to get successful. इसीलिए आप हर स्टेज में देखोगे एक सिंगल इवेंट से बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं. By providing high quality style design and exceptional customer service, business in this industry can establish themselves as the go-to provide for event organizer. जितना आप देखोगे किसी एग्जीबिशन से आपका टाई अप है, तो नेचुरल सी बात है, अगर वहां अवेलेबल हो तो आप बहुत सारे ऑन स्पॉट लोग जो आते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है, दे ऑल्सो एक्सपेंसिव काम बहुत ज्यादा होता है, एक्सटेंसिव काम होता है, जितना आप कर सकते हो, जितना लेवल आप प्रोवाइड कर सकते हो. और जब मौके पे होता है तो यू कैन एक्चुअली गेट बी थोड़ा सा प्राइजी. तब आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा के थोड़ा सा प्राइजी एक्ट कर सकते हो. Now we talk about opportunity for event manager. For an event manager working with stall fabrication business can be an excellent opportunity. जैसा कि मैं कह रहा हूं, उसमें बहुत पैसा है. It can be excellent opportunity. To provide their client with complete event experience. आपने क्लाइंट को कहा कि सर आपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है, आपने उसको आइडिया दिया, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि वो बिजनेस को ग्रो करे. आपने उसको आइडिया दे दिया कि सर आपने इस एग्जीबिशन में फला एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है. आई विल मेक द एंटायर डिजाइन फॉर यू, आई विल केटर टू एंटायर सर्विसेज. देयर आर प्लेंटी ऑफ सर्विसेज. उसका स्टाफ वहां जाएगा, उसका स्टाफ होटल में रहेगा, उसका ट्रांसपोर्ट होगा, उनके स्टॉल में उनको प्रमोटर्स चाहिए होंगे, हाउसकीपिंग. देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग दैट यू कैन प्रोवाइड. यू कैन बी अ सॉल्यूशन टू देम फॉर एवरीथिंग. जितना अच्छा आपका इंटीग्रेशन है, जितनी अच्छी सबके सर्विसेज हैं, उतना आप शाइन करोगे. By partnering with reliable and experienced stall fabrication company, event manager can offer their client the best possible style design and services. Additionally, by establishing stall relationship with stall fabrication business, event manager can generate recurring business and establish themselves as a credited event planning company. जितना ज्यादा आप काम करते हो, एक्सटेंसिवली रेंज में काम करते हो, उतना ज्यादा आप वर्सेटाइल कहलाते हो, उतना आप एक क्रेडिबल इवेंट कंपनी की तरह ग्लो करते हो. तो आप अगर इवेंट कंपनी खोल रहे हो तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ वेडिंग करूंगा. यू कैनॉट से नो टू ए पर्टिकुलर इवेंट. एज एन इवेंट मैनेजर इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी इवेंट दैट इज कमिंग टू यू. आप मना नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैं वेडिंग ही करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है. वेडिंग इज अ सीजनल गेम. आप सीजन में वेडिंग करोगे, उसके बाद क्या करोगे? आपने कुछ ना कुछ वेंचर आउट तो करना पड़ेगा. इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इवेंट में डिफरेंट डायनामिक्स क्या है, सो दैट कि आप हर पर्टिकुलर वर्टिकल में अपना नाम स्टैब्लिश कर सको. नाउ यू कैन सी देयर आर पर्टिकुलर सब फाउंडेड बाय
गवर्नमेंट इनिशिएटिव और प्राइवेट इनिशिएटिव, ये कुछ एग्जीबिशन सेंटर्स हैं जो काफी पॉपुलर है। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इंडियन ट्रेन प्रोग्रेशन दिल्ली में है, ठीक है, इटको है आपका कोलकाता में, जेईसी है आपका जयपुर में, आपका बीआईईसी है बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, वेयर आई हैड वर्कड एंड सर्व्ड देयर फॉर 3 इयर्स, ठीक है। उसके बाद आपका बंजारा हिल्स हैदराबाद में है, आपका न्यू दिल्ली में है, आपका मुंबई में है, मुंबई एग्जीबिशन सेंटर विच इज बीईसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी an exhibition gives to an event manager। जैसा कि आप देख सकते हो, if you are very good at concept development, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पिच कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, तो आपके लिए स्वागत है। For that you have to understand the market, अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको अपने सराउंडिंग को देखना है, किस तरह का प्रोडक्ट वहां चलता है, क्या मार्केट में लोग हैं, कैसा आप करना चाहते हो। दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग। अगर आप इसको एक वाइड प्रमोशन टाइम देते हो तो यकीन मानिए यू कैन क्रिएट अ गुड एग्जीबिशन। जितने भी बड़े एग्जीबिशन इंडिया में स्टैब्लिश हुए हैं, दे हैव ग्रोन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो शुरुआत छोटे से ही की थी उन्होंने, तब जाके वो बड़े बने। सो यू हैव टू सिस्टमैटिकली गिव देम टाइम एंड एफर्ट ईयर बाय ईयर सो दैट इट ग्रोज टू अ फ्रूटफुल ट्री। दूसरा है, आप ब्रांडिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, जब एक एग्जीबिशन होता है इंटरनेशनल लेवल का या ब्रांड लेवल का, आपकी ब्रांडिंग, प्रिंटिंग और डिजाइनिंग में बहुत एक्सटेंसिवली मटेरियल खर्च होता है। आपके होर्डिंग डिजाइन होते हैं, आपके ब्रोशर डिजाइन होते हैं, आपके इनवाइट्स होते हैं, आप एरिया में जाओगे पर्टिकुलरली फ्लैग फोन्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांडिंग्स होते हैं, फसाड्स होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन न्यूज़पेपर। देयर आर प्लेंटी ऑफ ब्रांडिंग ऑप्शन व्हिच यू कैन हेल्प और असिस्ट योर क्लाइंट विद। प्लस यू कैन प्रोवाइड देम विद मैन पावर, बिकॉज यू मोस्टली हर एग्जीबिशन में आपको मैन पावर प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे होस्टेजेस, प्रोडक्शन मैनेजर्स, वेन्यू मैनेजर्स, स्टाफ सपोर्ट, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग जिसकी सर्विसेज आप ले सकते हो और प्रोवाइड कर सकते हो और अपने क्लाइंट को खुश कर सकते हो। Plus, there is, which we already spoke about, which is stall designing. Again, understanding the product, giving them a perfect design, choosing a right material and setup, and providing with proper servicing can give you a very good name in stall designing business, जो आपकी ultimately event company के revenue को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। So before going ahead, let me give you a simple example. ड्यूरिंग माई लास्ट टेन्योर, जब मेरी लास्ट जॉब थी तो मैं पर्टिकुलर एग्जीबिशन का मॉल मैनेजर हुआ करता था। एक सिंपल सा एग्जीबिशन का आपको एग्जांपल समझाता हूँ बारीकी से कि इसमें कितनी वैल्यू है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से कोई चीज प्लान करो तो ये आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू प्रोवाइड कर सकता है। जो मेरे साथ जो एग्जीबिटर या जो कंपनी काम करती थी उसका नाम था मानिक बाग। मानिक बाग क्या करती थी, वो पर्टिकुलरली हर वीकेंड को अपने यहाँ एक फ्ली मार्केट लगाती थी। फ्ली मार्केट मतलब छोटा मोटा मार्केट जो बड़े कैजुअल तरीके से होता है। इट इज नॉट फंक्शनली फैंसी मार्केट, छोटी मोटी चीजें उसमें होती थी। तो क्या किया था, इनके पास कुछ कस्टमर्स थे, निर्धारित कस्टमर थे। कस्टमर भी वैसे कस्टमर थे जिनको दुगनी आय का शौक था। हफ्ते भर सैटरडे संडे से काम किया और हफ्ते के 2 दिन चलो कुछ और पैसा कमाते हैं, कुछ साइड बिजनेस करते हैं। किसी आंटी ने सोचा चलो मैं सूट यहाँ से लाके वहां बेचती हूँ, किसी ने कुछ ज्वेलरी उठा ली, कोई कहीं से सामान उठा के प्रिक्योर करके बेचना। दीज आर बेसिकली, ये लोग क्या है ना, दे आर पार्ट टाइमर्स, दे आर नॉट द प्रोफेशनल वन। फुल टाइमर नहीं, पार्ट टाइमर है, जस्ट वांट टू गेट सम रेवेन्यू सोर्स। तो इस प्रकार के इनके पास 10-15 लोगों के ग्रुप थे। तो ये क्या करते थे, हर दिन का 1 टेबल प्लस 2 चेयर का उनसे चार्ज करते थे 3000। गौर कीजिएगा, 3000 चार्ज किए तो 10 टेबल को कितना मिला, 30,000। यू आर राइट माय ब्रदर। सैटरडे संडे जब ये पर्टिकुलर स्पेस करते थे तो 2 दिन में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज बनाए। और इमेजिन कीजिए एक पर्टिकुलर मंथ में आपके 4 वीकेंड होते हैं। 4 वीकेंड इक्वल टू 60,000, 1 मंथ, 4 वीकेंड्स विच इज 2,40,000 अ मंथ। हैरानी की बात तो आगे सुनिए। जब मैंने उसका रेवेन्यू मॉडल कैलकुलेट किया तो मुझे समझ में आया 2,40,000 जो हर महीने कमा रहा है उसमें से 80,000
मुझको प्रोवाइड कर रहा है एज ए वेन्यू पार्टनर, जिसको हर हफ्ते मैं उससे 20,000 चार्ज करता था फॉर द वेन्यू, विच इज इक्वल टू 80,000 फॉर 4 वीकेंड्स। लॉजिस्टिक्स बेसिकली जो मटेरियल, आपका प्रिंट मटेरियल, जो टेबल चेयर्स हैं, वो सब इंस्टॉल करने और लाने ले जाने में मेरे हिसाब से अगर आप खरीद भी लो, 100 रुपए की एक टेबल आती है, तो 20,000 से ज्यादा महीने का खर्चा नहीं आएगा। अगर आप कंटिन्यूस बिजनेस कर रहे हो तो आप वहीं रख लोगे, बट 20,000 ज्यादा खर्चा नहीं आता। प्लस यू हैव एन एडिशनल मैन जो वहां सुपरवाइज करने के लिए, जिसकी 15,000 सैलरी है। इमेजिन कीजिए 15,000 सैलरी में उसका काम सिर्फ सैटरडे संडे को आके लोगों को मदद करना है और सुपरवाइज करना है। ये सब माइनस करने के बाद जब मुझे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो मुझे समझ में आया एवरेज एंड एवरेज 1 लाख से 1,25,000 के बीच में कमाता है। इमेजिन करो एक छोटी सी चीज में उसको इतना पोटेंशियल, एंड दैट गाय वर्कड देयर विथ मी फॉर अराउंड 2 years, अप्रॉक्सिमेटली 2.26 years। 24 महीने भी निकाल लो तो उसने कितने पैसे बनाए होंगे, आई कांट इमेजिन। सो यू सी पावर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। छोटा छोटा करके आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ये सब कहने से, ये सब बताने का मेरा अर्थ यही है कि यू हैव टू बी पेशेंट। आप अपने में भरोसा रखिए, शुरुआत कीजिए, कभी भी शुरुआत छोटे से कीजिए, सो दैट कि ग्रोथ आपकी सस्टेनेबल हो और लॉन्ग टर्म हो। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स, थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स दैट यू आर थ्रोइंग इन। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है और यकीन मानिए आई एम फुल्ली एनर्जाइज्ड टू गिव यू more content and more education things. Thank you. See you next time.